हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डियर गुरुजी चैनल के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तो हिंदी एमसीक्यू सीरीज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल या किसी भी प्रकार के टेट एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। 9 बजने को 10 मिनट। यहाँ पर एक वाक्य दिया है, तो इसमें आपको करना क्या है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये सही नहीं लिखा गया है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन है कि 9 बजकर 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनटें हैं, 9 बजने में 10 मिनट है, या 9 बजने पर 10 मिनट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 बजने में 10 मिनट है, 9 बजने में 10 मिनट है। आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य को लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कपिस या कपिस का अर्थ क्या है। यहाँ पर 2 कपिस लिखे हुए, तो इनमें से आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, मतलब इनका अर्थ क्या है। पहला है आपका केकड़ा और कूड़ा, दूसरा है बंदर और बेल, तीसरा है गर्मी और बंदर, चौथा है आपका मटमेला और बंदर। तो साथियों, ये जो पहला कपिस लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? मटमेला होता है। इसका अर्थ क्या होगा? मटमेला होगा। और ये जो कपिस लिखा है जिसमें पा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसका अर्थ होता है बंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस कपिस और कपिस का अर्थ क्या है? मटमेला और बंदर। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला आपका प्रश्न है पेड़ों पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठी है। तो यहाँ पर इसमें भी आपको शुद्ध बताना है। ये वाक्य जो है गलत लिखा गया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन है पेड़ पर मैना बैठी है, पेड़ों पर मैना बैठे हैं, पेड़ों पर मैनो बैठी है, या पेड़ों में मैना बैठी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पहला रहेगा, पेड़ पर मैना बैठी है। पेड़ पर आपकी मैना बैठी, ये वाला इसका शुद्ध रूप रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पेड़ों नहीं आएगा, क्या आएगा? पेड़ पर मैना बैठी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है देश निकाला का सामासिक विक्रय क्या होगा? देश निकाला का समास विक्रय क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपका। देश का निकाला, देश में निकला, देश में निकालना, या देश से निकालना। ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा, देश से निकालना। देश निकाला का सही सामासिक विक्रय क्या होगा? देश निकालना हो जाएगा, देश से निकालना हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको पता हो कि इसमें कौन सी समाज है। ठीक है, देश निकाला में कौन सी समाज है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा, देश से निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जो राष्ट्रभाषा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, या राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब कि ऑप्शन तीसरा आपका सही रहेगा। राष्ट्रभाषा जो है संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखा वैक्सीन, वेकेशन, वैक्यूम, या वैकेंसी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन चौथा रहेगा। रिक्ति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वैकेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन चौथा, वैकेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारी पृथ्वी के राजा को कहा जाता है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्दों से संबंधित है, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी, या चक्रात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती। जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा होता है उसे क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्प का पर्यायवाची क्या है? सर्प का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन है भुजंग, करी, वारण, नग। ठीक है, ये चारों में से आपको बताना है कि सर्प का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। भुजंग जो है वो आपका सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? भुजंग होगा इन चारों में से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होती है? तो सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है खंडवा, जबलपुर, अमरकंटक, या फिर इंदौर।
तो साथियों आपकी जो सिने एक्सप्रेस है वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी, आपकी इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पत्रिका प्रकाशन हो या अखबार प्रकाशन हो, इनसे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा, इंदौर से। सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी, इंदौर से प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, आईना जो होता है इसको खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है शीशा, आय नहीं, शीशा दर्पण, आया नहीं, या हे भगवान। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा साथियों, ऑप्शन दूसरा रहेगा। आईना को शीशा या दर्पण कहा जाता है, कौन सी बोली में, खड़ी बोली में। ध्यान रखें, आईना को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, शीशा या दर्पण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ऑप्शन है आवश्यक, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से बहुत अधिक, या आवश्यकता से कम ज़्यादा। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा, आवश्यकता से ज़्यादा। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, औचट कहा जाता है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वृत्ति एवं मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। ठीक है, वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वेज, वेस्ट, वेट, या फिर वोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन पहला रहेगा, वेज। ठीक है, वृत्ति और मजदूरी को क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह देर से सोकर उठता है, वह देर में सोकर उठता है, देर में सोकर उठता है। तो इस वाक्य का भी आपको शुद्ध रूप बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन है वह देर सोकर उठता है, वह देर से सोता है, वह देर से सोकर उठता है, वह सोकर उठता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा, तीसरा रहेगा, वह देर से सोकर उठता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप है। दोस्तों शुद्ध रूप से लगभग एमपीएसआई में 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, मतलब कि ये आपके फालतू के नंबर होते हैं। आप थोड़ा सा बिल्कुल कूल माइंड से करेंगे तो आप 4 नंबर तो आपके इसमें 3 तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप से संबंधित। तो ये आपके बिल्कुल फालतू के नंबर है, जिनमें आपको बिल्कुल भी मेहनत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे बूढ़े किस शब्द युगम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन है सार्थक या निरर्थक युगम के अंदर, विलोम युगम के अंदर, पर्याय युगम के अंदर, निरर्थक या निरर्थक युगम के अंदर। ठीक है, तो किस युगम के अंदर आते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आपके बच्चे और बूढ़े किस युग्म के अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं विलोम युग्म के अंदर। ठीक है, विलोम युग्म के अंदर आते हैं, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये आपस में क्या है, विलोम शब्द है। बचपन और बूढ़ा आपने पता ही होगा विलोम शब्द होते हैं, तो ये आपके आपस में विलोम युग्म के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, युग्म से भी संबंधित पूछा जाता है, कभी सार्थक या निरर्थक युग्म दे दिए जाते हैं या पर्यायवाची युग्म दिए जाते हैं, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको रस का नाम बताना है, इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जत पंख बिनु खग अति दीना, मनि फिनु बिनु फन करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिहा व मोही। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें रस का नाम बताना है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए शांत रस, भक्ति रस, वीर रस और करुण रस। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। इसमें कौन सा है, करुण रस। ठीक है दोस्तों, ये कब कौन बोल रहे हैं, ये भगवान श्री राम बोलते हैं। जब लक्ष्मण जी को यहाँ पर शक्ति बाण लगती है मेघनाथ के द्वारा, तब उनके मुख से निकले हुए ये होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के रहता है, सांप बिना मणि के रहता है, उस प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी कुछ नहीं है। और जो देवता है वो भी बिल्कुल इतने निर्दयी हो गए हैं कि मुझे इस स्थिति में भी जिंदा रखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, वो अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करुण रस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर का अर्थ क्या है। कर का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन है, कल किरण टैक्स, दूसरा है हाथ रात्रि टैक्स, तीसरा है हाथ किरण व्यवसाय, या चौथा है हाथ किरण टैक्स। ठीक है, तो दोस्तों कर के क्या क्या अर्थ होते हैं यहाँ से आपको बताना 4 ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही रहेगा। कर को क्या क्या कहा जाता है, हाथ को भी कर कहा जाता है, किरण को भी कर कहा जाता है, और टैक्स को भी कर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि का अर्थ क्या होगा। आदि का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है दूसरा, आखिरी, इनमें से कोई नहीं, या प्रथम। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, प्रथम। आदि का अर्थ क्या होता है, प्रथम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि अंत किस युग्म के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया था आदि और अंत किस युग्म के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है सार्थक, निरर्थक, विलोम, पर्याय, या निरर्थक युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके आते हैं विलोम युग्म के अंदर। आदि और अंत ठीक है एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो ये आपके किस युग्म के अंदर आएंगे, विलोम युग्म के अंदर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा ठीक है
किसको राज्यभाषा कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, दूसरा है किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी किसी देश में व्यापार किया जाता है, या चौथा है किसी देश की जनता द्वारा अपने विचार विनिमय किए जाते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। राज्य भाषा कौन सी होती है कि जिस भाषा से किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न है कि साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रकाशन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साहित्य गुंजन आपकी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम, जबलपुर, नागौद या फिर इंदौर? तो साथियों ये भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। साहित्य गुंजन भी आपकी कहाँ से प्रकाशित हुई थी साथियों? आपकी इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि 4 मासों के समूह को क्या कहा जाता है? नहीं, 4 मासों के समूह का समस्त पद होगा। ठीक है, वही 4 मासों के समूह को क्या कहा जाता है? ये समास विग्रह दिया हुआ है, तो इसको बताना है कि इसका समास पद कौन सा होगा। ऑप्शन 4 मासा, चौराहा, चौमासा या 4 रास्ता? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौमासा। 4 मासों के समूह को क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तीसरा रहेगा। साथियों आपका अगला प्रश्न है कि रमेश, वाक्य का नाम बताइए कि रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, यहाँ पे कौन सा वाक्य है? कि विधिवाचक वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ये एक मिश्रित वाक्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य को कैसे आपको पहचानना वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर की से इस वाक्य को जोड़ा गया, मतलब कि ये आपका मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको अलंकार का नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हनुमान की पूंछ में हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है अतिशोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अन्योक्ति अलंकार? तो साथियों यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो आपका, क्योंकि अलंकार से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं और अलंकार जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो साथियों यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? इसमें अतिशोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर अतिशोक्ति की गई। अतिशोक्ति क्या होता है कि जो ऐसी बात कह देनी जाए जिसका संभव होना मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर दी जाए। तो यहाँ पर दिया है कि हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, मतलब हनुमान जी की पूंछ में, यहाँ पे लंका कांड की बात की जा रही है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। ठीक है, उन्होंने पूंछ से लंका को जलाया था तो लंका सारी जल गई और सभी निशाचर भाग गए। ठीक है, तो इस बात को काफी बड़ा चढ़ा के बताया गया है। तो यहाँ पे कौन सी अलंकार हो गया? अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना हुआ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हो, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया था प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पिछले वीडियो में कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन है मददगर, मददगार, कमगर या कामगार? कामगर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, मददगार। ठीक है, गार प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? मददगार है। तो आपका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही रहेगा। साथियों आपका अगला क्वेश्चन है ठोस का विलोम शब्द क्या है? ठोस का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन है सघन, तरल, घन या निर्धन? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन दूसरा रहेगा। ठोस का विलोम क्या होता है? तरल होता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपन ने डिस्कस करे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके MPSI में आते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे तो साथियों आप हिंदी में 70 नंबर का पोर्शन आता है, ईजिली 65+ इसमें स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप MP टेट या किसी भी टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोस काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।